तो आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आगामी त्रैमासिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको राजनीति विज्ञान की कुछ परिभाषा दी गई है, जैसे राजनीतिक शास्त्र के परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा। तो परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित विभिन्न विचारकों और द्वारा दी गई राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है राजनीति विज्ञान, केवल राज्य का अध्ययन है जिसके अंतर्गत। दूसरा, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। तीसरा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। और चौथा है राजनीति विज्ञान मानवीय तत्वों का अध्ययन है। फिर आता है इसमें राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विपक्ष में तर्क। तो सर्वमान्य तथ्यों का अभाव, कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव, मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, अचूक माप की कमी, भविष्यवाणी संभव नहीं, अध्ययन विषय आत्मपरक है वस्तुपरक नहीं, और सुनिश्चित अध्ययन पद्धति का अभाव, और लास्ट है प्रयोगशाला का अभाव। ये आपका इसमें हो जाएगा राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक ताकि विपक्ष में तर्क। वहाँ पे आपको दिए थे वैज्ञानिक विपक्ष में तर्क, अब यहाँ पे देखेंगे पक्ष में तर्क। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में तर्क। राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित है, पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव है, भविष्यवाणी संभव नहीं है, कार्यकरण में संबंध संभव है, सर्वमान्य तथ्यों का पाया जाना और अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता। आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है मैकियावेली की। स्वतंत्र सब प्रकार के प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं, अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। अगर सीले के अनुसार बात करें तो स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। यहाँ पे आपको कुछ और तथ्य दिए गए कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता या लिबर्टी लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। लेकिन बंधन रहित स्वतंत्रता स्वतंत्रता न होकर स्वच्छंदता एवं अच्छखलता है। सही अर्थों में स्वतंत्रता उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्यों को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो। अगर स्वतंत्रता की परिभाषा, क्योंकि अभी तो हम देखा स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, अब स्वतंत्रता की परिभाषा। स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, वर्ण विवेकहीन प्रतिबंधों के स्थान पर विवेकपूर्ण प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये मैकियावेली ने कहा था। अब स्वतंत्रता के 2 पहलू होते हैं, एक होता है नकारात्मक पहलू, दूसरा होता है सकारात्मक पहलू। सबसे पहले नकारात्मक पहलू, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का न होना है, और सकारात्मक व्यक्ति को उन्हीं कार्यों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो उचित हो। साथ ही उसे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे दूसरों की स्वतंत्रता पर आघात हो। यहाँ पर आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को। प्राचीन यूनान में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है, तो नगर राज्यों का। किसका, नगर राज्यों का। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता, तो कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता, तो मेटलैंड नहीं मानते हैं। राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का। कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। किसकी है, वात्स्यायन की रचना है। मनुस्मृति के रचनाकार है, तो मनुस्मृति के रचनाकार है मनु। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक कहने वाला विचारक है, तो यह है मैक्सी। किसने कहा था, तो मैक्सी ने कहा था। अब यहाँ पे हम उचित संबंध जोड़िए पर अध्ययन करें। तो अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक कहने वाला विचारक कौन था, तो यह था मैक्सी। फिर शेर और लोमड़ी सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो मैकियावेली। भारतीय राजदर्शन के जनक माने जाते हैं, तो कौटिल्य। भारत में दलितोद्धार के प्रमुख चिंतक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वेदों के लोटों का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो हम क्या कर सकते हैं कि अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक करने वाला कौन था, मैक्सी था। शेर लोमड़ी सिद्धांत के प्रतिपादक मैकियावेली। भारतीय राजदर्शन के जनक थे कौटिल्य। भारत में दलितोद्धार के प्रमुख चिंतक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वेदों की ओर लोटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की परिभाषा। तो संविधान राज्य के संगठन का विधान होता है
जिससे सरकार के स्वरूप, उसके संगठन, उसकी शक्ति, सरकार के विविध अंग, उनके अधिकार एवं उनके कर्तव्य, शासक तथा शासितों का पारस्परिक संबंध तथा व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों की व्यवस्था की व्याख्या होती है। ठीक है, फिर आता है कठोर संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कठोर संविधान का अर्थ क्या होता है कि कठोर संविधान साधारणतः वह संविधान होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लचीले संविधान। ठीक है, लचीले संविधान का अर्थ स्पष्ट। लचीले संविधान साधारण दो है जिनमें संविधान संबंधी विधेयक साधारण कानून की तरह ही पारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए। तो संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न किए गए। अंतिम वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुए और कुल बैठकें 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो प्रस्तावना से स्पष्ट है कि शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, मैं समझता हूँ कि यह प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है तथा इसमें निहित अधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से ही प्राप्त हुई है। फिर आता है संविधान को भारत की जनता ने बनाया तथा स्वीकृत किया, अतः कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकता। फिर यह भारतीय संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो हमें संविधान की आवश्यकता निम्न प्रकार से है। संविधान तालमेल बढ़ाता है। संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं तय करती है। संविधान समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सरकार को सामर्थ्य प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है। तो के सुब्बाराव ने कहा है परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान में सन 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के चतुर्थ भाग अ में अनुच्छेद 51 अ के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया जो पथभ्रष्ट नागरिकों के लिए परमार्थ का कार्य करते हैं। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों के हृदय में देश हित की भावना जागृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण भारतीय संविधान के भाग 3 से प्राप्त होता है। मूलतः भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का विवरण उपलब्ध है। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मौलिक कर्तव्यों का महत्व। तो मौलिक कर्तव्यों के महत्व की सबसे पहले लोकतंत्र की सफलता में सहायक। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिए जाने से लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर करेंगे, जिससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। फिर संकट के समय देश की सुरक्षा। मौलिक कर्तव्यों द्वारा नागरिकों को संकट के समय देश की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर योगदान करने हेतु आह्वान किया गया है। एकता और अखंडता की रक्षा। तो मौलिक कर्तव्यों द्वारा नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वे देश की एकता व अखंडता की रक्षा करें। सभी नागरिक इस कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करेंगे तो भारत की संप्रभुता और एकता चिरस्थायी बनी रहेगी। फिर आता देश की प्रगति में सहायक। नागरिकों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण देश प्रगति की दिशा में बढ़ेगा और भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकेगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।